हम्म। जय धन। जय। अच्छा, आज दो दो मीनाक्षी, मैंने कहा पता नहीं दोनों मीनाक्षी हैं। ठीक है। डॉक्टर हरजिंदर बहुत दिनों बाद आए हैं, है ना? हाँ जी सर। एक्चुअली पहले एग्जाम थे, फिर वो 5 दिन की ट्रेनिंग थी बस। बच्चों के अच्छा। पहले एग्जाम थे। हाँ। ठीक है। नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर साहब। जय धन्वंतरि सर। जय धन्वंतरि डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर साहब। सुरासुर वंदित पाद पद्म लोके जरा भयंत्यो दातारणी विविधौषधीना शंखं जलौका दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्च सूक्ष्म स्वच्छातिरुद्यां शुकर्विलसन् मौलिमं भोजने प्रं कालाम्भोर्दोषणा कटितटविलसच्चारु पीता निखिल गदवन प्रौढदा
प्रौढदावाग्निवेदं प्रौढदावास्मि। हम स्किन त्वचा रोग के बारे में बात कर रहे हैं। और जब हम त्वचा रोग के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने अर्टिकोरिया को आधुनिक रूप से और आयुर्वेदिक रूप से समझा था और उसकी चिकित्सा के बारे में भी बात की थी। परंतु फिर भी इससे पहले कि हम डिफरेंट डिफरेंट रोग डिसीजेस को या रोगों को देखें, परंतु यह जरूरी है कि हम यह देख लें कि सामान्य रूप से चिकित्सा त्वचा रोग के चिकित्सा सिद्धांत क्या है। तो सामान्य रूप से जो त्वचा रोग के चिकित्सा सिद्धांत हैं वह 7 है। ठीक है, देर इज 7, मतलब 7 बिंदुओं पे चर्चा करूंगा मैं। ऐसा नहीं है कि और नहीं होंगे, परंतु जो मेरी समझ में है आगे आ जाएंगे तो मैं बता दूंगा। परंतु आज जिन चिकित्सा सिद्धांतों के बारे में बात कर रहा हूं कि सबसे पहले जो चिकित्सा जो हमें व्हेन वी आर ट्रीटिंग स्किन डिसऑर्डर, तो सबसे पहले हमें दोषानुबंध देखना है, एक बात। नंबर 2 पर सामावस्था और निरामावस्था का विचार करना है। सबसे पहले दोष देख लीजिए, दोषानुबंध देख लीजिए, अंशांश कल्पना कर लीजिए कि भाई किस प्रकार का, किस दोष का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है और वो किस प्रकार के लक्षण उत्पन्न कर रहा है। नंबर 2 पर कि व्याधि की सामावस्था और निरामावस्था का विचार कर लीजिए। नंबर 3 पक्व अवस्था और अपक्व अवस्था का विचार कर लीजिए। चौथा स्थिरत्व और स्थिरत्व और अस्थिरत्व का। स्थिरत्व और अस्थिरत्व का मतलब क्या है कि जैसे कि मोल है, कुष्ठ है, वो कैसी विकार है, वो स्थिर है। विसर्प है, वो कैसा है, अस्थिर है। तो व्याधि का स्थिरत्व और अस्थिरत्व देख लीजिए। पांचवा सिद्धांत जो है वो लेप और बाह्य चिकित्सा देख लीजिए। छठवां शोधन देख लीजिए और सातवां विशेष चिकित्सा प्रच्छन्न क्षार आदि को देख लीजिए। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, दोषानुबंध। नंबर 2 पर सामावस्था निरामावस्था। नंबर 3 पर पक्वावस्था अपक्वावस्था। नंबर 4 पर स्थिरत्व अस्थिरत्व। नंबर 5 पर लेप व बाह्य चिकित्सा। नंबर 6 शोधनीय अशोधनीय क्षमन। और फिर कहीं पर क्या विशेष चिकित्सा करनी है, क्षार देना है, प्रच्छन्न देना है, आदि इस प्रकार का विचार करना है। ठीक है, तो एक एक करके मुझे बता दीजिए, बोलिए जी। दोषानुबंध, एक सामावस्था, निरामावस्था, पक्वावस्था या अपक्वावस्था, हम्म। स्थिरत्व, अस्थिरत्व, हम्म। लेप और बाह्य चिकित्सा, हम्म। शोधन और चमन हम्म। या विशेष चिकित्सा प्रच्छन्न और क्षारद। हम्म। डॉक्टर स्वाति। 7 फैक्टर्स जो रहेंगे वो रहेंगे दोष अनुबंध, साम और निराम अवस्था सेकंड, थर्ड पक्व और अपक्व अवस्था, स्थिरता अस्थिरता फोर्थ फैक्टर, लेप बाह्य चिकित्सा फिफ्थ, शोधन या शमन क्या रहेगा सिक्स्थ, और विशेष चिकित्सा लास्ट, प्रचलन या शारादिकरण। हम्म। डॉक्टर दिनेश। दोषानुबंध देखा जाएगा सर, और पक्को अपक्व स्थिति को देखेंगे सर। नहीं, रोग अब स्थिर है या लाइन से अस्थिर है। सबसे पहले दोषानुबंध, सामनेराम, सर
पक्व अपक्व, यस स्थिरत्व अस्थिरत्व, ऐसे बोलिए। यस सर। सर मैं नोट नहीं कर पाया सर सीरीज अच्छा तरीके अच्छा, कोई बात नहीं। मैं ना ये एक एक पॉइंट पे चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक कंठस्थ रखना है, इस बात का ध्यान रखना है, से। जी ठीक है। सर। जी जी सर। पहला सिद्धांत हम हमारा चिकित्सा क्या क्या है? वात उत्तरेषु सर्पी, वमनम श्लेष्म उत्तरेषु कुष्ठेषु, पित्त उत्तरेषु मोक्षो, रक्तस्य विरेचनम च अग्रे। वो क्या कह रहे हैं कि भाई देख लीजिए, पहले तो दोषानुबंध देख लीजिए। वात उत्तरेषु, यदि वात प्रधान लग रहा है तो उसमें सर्पी यानी कि घी का प्रयोग करना है, स्नेह का प्रयोग करना है। यदि कुष्ठ का प्रयोग दिखाई दे रहा है, कुष्ठ दिखाई दे रहा है, तो वमन का प्रयोग करा लीजिए। पैतृक कुष्ठ है तो मोक्षण यानी कि रक्त मोक्षण करा दीजिए। और रक्तज कुष्ठ दिखाई दे रहा है तो विरेचन को स्थान दीजिए। वात उत्तरेषु सर्पी, श्लेष्म उत्तरेषु कुष्ठेषु, पित्त उत्तरेषु मोक्षो, रक्तस्य विरेचनम च अग्रे। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई? जी सर। जी हाँ जी। ठीक है। अभी क्या होता है कि कुछ बिंदुओं को देखते हैं इसी सिद्धांत एक में, कि भाई जो निज व्याधियों की तुलना में आगंतुज व्याधियों में उपशय जल्दी मिलता है। आगंतुज व्याधि का मतलब क्या होता है कि आपको बाहर से किस प्रकार की चोट लगने आदि से यदि कोई व्याधि हो रही है तो वह आगंतुज है। परंतु अगर अंदर की ओर सिस्टमिक डिसीज में यदि कोई प्रॉब्लम आती है, तब हमें इस तरीके से देखना है कि भाई निज व्याधि की तुलना में आगंतुक व्याधि में उपशय जल्दी मिलता है, एक बार। नंबर दो, सोरियोसिस, ल्यूकोडर्मा। इन डिसीजेज में क्या होता है कि जो दोष की गति होती है वो कोष्ठ से शाखा की ओर होती है। आपके पास सोरियोसिस का पेशेंट है, आपके पास ल्यूकोडर्मा का पेशेंट है, तो दोष की गति कहां से है? आपके एब्डोमिनल पार्ट से आपके शाखा की ओर, यानी कि अदर टिश्यूज की तरफ। इसीलिए अगर आपको इन व्याधियों को ठीक करना है तो आपको शोधन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए, या शोधन को अपनी अपनी प्रैक्टिस में विशेष रूप से स्थान देना चाहिए। और शोधन भी कैसा होना चाहिए? अवस्था अनुरूप। अवस्था अनुरूप कैसे? कि कभी सद्य शोधन दें कि भाई आपको दिख गया कि दोष उपस्थित है तो सद्य शोधन दे दीजिए। और कभी स्नेह उत्तर शोधन, यानी कि स्नेह के पश्चात स्नेहपान और स्वेदन के पश्चात जो प्रोटोकॉल होता है, जो क्लासिकल शोधन होता है, उसको देना है। ठीक है। अन्य सभी चिकित्सा विफल होने के बाद जो होता है, अब हमारे पास क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है कि रोगी क्या करता है कि पहले तो खुद दवा खा लेगा, फिर मेडिकल स्टोर से लेगा, फिर होम्योपैथी या एलोपैथी इन सबको लेने के बाद फिर उसको याद आएगा कि भाई मैं जो हूँ चिकित्सा जो है ये आयुर्वेद वालों को भी दिखा लो, है ना, या अन्य पैथी वालों को भी दिखा लो। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो अदर ड्रग्स हैं उनकी वजह से जो सामता की स्थिति उत्पन्न हुई है, तो पाचन की आवश्यकता होती है। यूजुअली मैं अपनी प्रैक्टिस में क्या करता हूं कि सुदर्शन जो चूर्ण है उसका प्रयोग करता हूं, और साथ में चित्रकादी वटी आप ले सकते हैं। तो सुदर्शन प्लस चित्रकादी वटी यदि आप लेते हैं, या संजीवनी वटी लेते हैं, संजीवनी वटी ज्यादा अच्छी है सुदर्शन की अपेक्षा, चित्रकारी की अपेक्षा, क्योंकि चित्रक जो होता है वो थोड़ा सा तीक्ष्ण होता है।
सुदर्शन प्लस संजीवनी वटी को 3 दिन करें, रोगी को मूंग की दाल पर रख दें तो रोगी का रूक्षण हो जाता है। तो अन्य दवाइयों का प्रभाव जो कि उसने ले रखी हैं एलोपैथिक आदि, जो उनका प्रभाव जो है वह कम हो जाता है, पाचन समाप्त हो जाता है, पाचन पूर्ण रूप से हो जाता है। अब जो स्किन जो है वो हमको मालूम है कि कैसी है, सर्वव्यापी है। इसलिए व्याधित त्वचा प्रदेश दोष दृष्टि का मूल व्याधि अवस्था को ध्यान में रखकर निर्धारित करना चाहिए। व्याधित त्वचा प्रदेश, त्वचा सर्वव्यापी है, इसलिए व्याधित त्वचा प्रदेश में, जैसे कि अब मैं आपको इसके लिए उदाहरण बताता हूं। मान लीजिए कि आपकी गर्दन पर कार्बंकल हो गया, ठीक है। तो यहां पर जो त्वचा है वह प्राणवायु का क्षेत्र है। आपके लुम्बर रीजन में यदि पिड़िकाएं हो गई, या मान लीजिए कि आपको बगंदर हो गया, तो उसमें क्या है, वो भी त्वचा का ही वो है, स्किन डिसऑर्डर है, लेकिन वहां पर अपान वायु का है। when we are treating acne vulgaris, when we are treating मुख दूषिका, we have to understand that the importance of pranavayu, the involvement of pranavayu is there. When you are treating piles, fissure, other diseases, you have to take consideration of अपानवायु। सो त्वचा क्या है, हर जगह पर त्वचा है, लेकिन त्वचा किस स्थान पर है, उस स्थान की त्वचा पर दोष विशेष का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। उसके पश्चात स्किन डिसऑर्डर जो होते हैं वो यूजुअली दीर्घ रोगाणाम, कुष्ठ दीर्घ रोगाणाम चिरकारी व्याधि है, अतः चिकित्सा में भी दीर्घ काल देने की आवश्यकता होती है। और नूतन व्याधि अल्प हेतु शुद्ध रोग आदि में अल्पकाल में उपशय शमन में चिकित्सा, उपशय शमन चिकित्सा से भी मिलता है। अगर डिसीज नहीं हो, आपने ज्यादा निदान सेवन नहीं कर रखा है और शुद्ध रोग है, तो कम समय में ही व्याधि जो है वह रिजल्ट दे देती है, रोग जो है वो ठीक हो जाता है। इतनी बात में समझा पाया आप लोगों को? हाँ जी। सबको समझ में आ गई है? जी हाँ जी। किसी को कोई दिक्कत? चलिए नो सर। ठीक है। सिद्धांत दूसरा क्या कहता है कि वी हैव टू सी वेदर द डिसीज इज साम कंडीशन और निराम कंडीशन। जैसे कि एक प्रकार का शुद्ध कुष्ठ है अल्सक, इसको हम देखते हैं लाइकन प्लेनस या हाइपरट्रोफाइड लाइकन प्लेनस। इस व्याधि में क्या होता है, यू फाइंड द सामपित्त लक्षण, है ना। तो अब आपको याद होना चाहिए व्हाट इज सामपित्त लक्षण, व्हाट इज सामवात लक्षण, और व्हाट इज सामकफ लक्षण। दुर्गंधि हरितम श्यावम पित्त अमलम घनम गुरु सामो कंठ हृदय दहाकरम सामोपित्तम विनिर्दिशेत, ऐसा सामपित्त के लक्षण होते हैं। फिर सामवात के लक्षण क्या होते हैं? वायु सामो अग्नि सात सामोवात, एक मिनट एक मिनट, जो बोल रहा है, कौन बोल रहा है वो बोल दीजिए। वायु सामोवात सामो वेब। अग्नि सात तंद्रा आंत्रकूजने हम्म, वेदना शोक निस्तोद क्रमशो अंगानी पीड़यन्। वाह वाह वाह, छा गए नवदीप जी। ठीक है, साम कफ के लक्षण, यही आता है सिर्फ बस। साम कफ के लक्षण, आविलः तंतुलस्यान कंठ देशे अवतिष्ठते, ठीक है ना। आविलः तंतुल स्यान कंठ देशे अवतिष्ठते। और इस प्रकार से सामवात, सामपित्त और साम सामकफ के लक्षण।
अब जो कक्षा है, कक्षा माने कि जो हर्पिस जोस्टर कहेंगे इसको। यूजुअली आपको जो आपके लिम्फॉइड रीजन है, जैसे कि आपकी कांख है, ठीक है ना, एक्सिलरी रीजन है, या आपका इंग्वाइनल रीजन है, यहां पर क्या होता है कि एकदम तेजी से जो है वो फैलता है। ये एक्यूट कंडीशन में होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो है वो पाचन आदि की अपेक्षा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, तुरंत तत्काल पंचकर्म करा देंगे, ठीक है ना। तो आलसक लाइकन प्लेनस में, हाइपरट्रोफाइड लाइकन प्लेनस व्याधि में हम क्या कर रहे हैं, सामपित्त के लक्षण मिले हमको, हम क्या करेंगे, पाचन, पाचन के पश्चात विरेचन और फिर क्षमन। लेकिन अगर हमको कक्षा का ट्रीटमेंट करना है, हर्पिस जोस्टर है पेशेंट को, आशुकारी स्वरूप है, वी आर नॉट गोइंग टू डू द पाचन, हाँ, हम सीधा क्या चाहेंगे कि तुरंत उसका शोधन करने को चाहेंगे 2 बार। ये दोनों कंडीशन हमने देखी। तीसरा होता है एटोपिक डर्मेटाइटिस। इस व्याधि में क्या होता है कि सामपित्त को और निरामपित्त की अवस्था का व्यच्छेद यानी कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। निरामावस्था में आताग्र अस्थिरम स्वरूपम, जल्दी फैलने वाला आरक्त वर्ण विद्यमान है। यहां पर क्या होता है, रोगी को विरेचन देना अनिवार्य है, रक्त मोक्षण भी कर सकते हैं। सामावस्था में क्योंकि कफानुबंध होता है, निरामावस्था में पित्तानुबंध होता है, तो तेजी से फैल रहा है, तुरंत विरेचन दे दीजिए। सामावस्था में कफ का अनुबंध होने के कारण लक्षण कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं। जब भी कोई स्किन डिसीज जो है वो कैसी हो जाए, उसमें दीर्घकालीन व्याधि अगर दीर्घकालीन है तो त्वचा मोटी हो जाती है, और जब त्वचा मोटी हो जाती है तो क्या हो जाता है, वो सामता को दर्शाता है। तो इस स्थिति में प्रथम पाचन, और फिर जब वो निराम हो जाए तो शोधन देना चाहिए। जिह्वा जो है उसमें भी हम सामता और निरामता की स्थिति देखते हैं। आपने रोगी को कहा कि आप अपनी जिह्वा दिखाइए, और उसकी जिह्वा जो है वो आपको बहुत कैसी लगे, स्थूल लगे। तो जो स्थूल जिह्वा है वो सामता को प्रदर्शित करती है। जिह्वा कैसी होनी चाहिए, तनु, पतली। प्रत्येक व्यक्ति जिसकी जिह्वा तनु एवं आरक्त यानी कि रक्त वर्ण की है, स्किन भी अगर जो है वो कैसी होनी चाहिए, पतली एवं स्वर्ण की है, तो वो निरामता को दर्शाती है। तो इस प्रकार से सामता और निरामता का निश्चय कर लेना है। तीसरा सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत क्या कहता है कि व्याधि पक्व है कि अपक्व है। अब हम देखते हैं कि जब हम स्किन इन्फेक्शन कहते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्किन इन्फेक्शंस आर कंटेजियस, है ना, संसर्गजन्य होते हैं। जैसे दद्रु, फंगल इन्फेक्शन हो गया। जिन व्याधियों में पिटका आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिनमें पूय निर्मिति होती है, पाक होने वाला होता है, इस अवस्था में आमावस्था और पक्व अवस्था का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर आपको जैसे सेल्यूलाइटिस का ट्रीटमेंट करने को आ गया, अब आपने देखा सूजन है, पका हुआ है, और अगर आपने चीरा मार दिया, तो महर्षि सुश्रुत ने कहा है कि आपको संज्ञा दी है चांडाल वैद्य हैं आप। कैसे वैद्य हैं आप, चांडाल। क्यों, क्योंकि आपको पता नहीं है कि पक्व अवस्था है कि अपक्व अवस्था है। दोष पक्व नहीं था, अपक्व अवस्था में ही चीरा लगा दिया, रोगी को आपने मृत्यु के मुख में डाल दिया, ठीक है ना। तो सामावस्था और निरामावस्था का विचार कर ले, अपक्व अवस्था और पक्व अवस्था का विचार कर ले।
ठीक है ना। वायु सामो विबंध शुद्ध उदुघा, वायु सामो विबंध, वेदना शोभ निस्तोदय तंद्रा अंतर कूजने, साम, वायु सामो विबंध, सामो अग्नि सामो साध, वायु लक्ष्मी विनिर्देश। समोबंध अग्नि वायु साध समोद्मित तंद्रा। 15 त्रिकोचन। हाँ ठीक है। और दुर्गंधि हरतम श्यामम पित्तमलम घनम गुरु, अमिल है ना। का हाँ, कंठ हृदय दहाकरम का गंध हर सामोपित्तम विनिर्दिशेत। और आविला तंतु स्यान कंठ देशे अवतिष्ठते, अवदिष्ट। नामो बलास दुर्गंध शुद्ध उद्गार विदघात करत। इस प्रकार से ये तीनों लक्षण, सामावस्था और अपक्वावस्था, इस प्रकार से। अब सर्वदेह प्रविश्रुतान सामान दोषान न निर्हरेत, लीनान धातुषु अनुत्कृष्टान फलाद आमाद रसने। वो क्या कहते हैं, अगर आपके पास धैर्य नहीं है और ना ही आपको ज्ञान है पक्वावस्था अपक्वावस्था का, तो जिस प्रकार से कच्चे फल से, अपक्व फल से रस का प्रयास निकालने का यदि आप प्रयास करते हैं, अनुत्कृष्टान फलाद आमाद रसनिव, आप अपक्व फल से रस निकालने पर जैसे फल का नाश होता है, उसी प्रकार से अपक्वावस्था में शोधन करने पर व्याधि लक्षण कम न होकर बढ़ जाते हैं। इसलिए अपक्व अवस्था में शोधन नहीं करना है, पहले उसका पाचन करना है। उसको पाचन करने के पश्चात जो रस निकलेगा या दोष निकलेगा, वह अच्छा व्याधि को ठीक करने वाला होगा, अन्यथा वो व्याधि को बढ़ा देगा। पक्वावस्था में शोधन करने पर उत्तम लाभ होता है। अगर आपको, जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक्ने वल्गैरिस का पेशेंट है, तारुण्य पिटिका मुख दूषिका जिसे कहते हैं, तो उसमें आपको कैसे पता करना है कि भाई ये पक्व है कि अपक्व है। तो पक्वावस्था में क्या करना है आपने, पक्वावस्था में आपको क्या दिखेगा कि एक तो जो पिंपल्स होंगे ना, वो उनमें पस पड़ी हुई होगी और वो मोटे मोटे होंगे, ठीक है। और अपक्वावस्था में कैसे होंगे कि छोटे छोटे लाल रंग के, और उनमें दर्द बहुत होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम पता कर लेते हैं कि भाई ये आमज है कि ये अपक्व है कि पक्व है। अगर आपको दिख रहा है कि जो किशोर आपके पास आया है उस पर वो उसके दाने जो पिंपल्स हैं वो मोटे मोटे हैं और उनमें पूए पड़ी हुई है, तब आप उसको क्या दे दीजिए, वमन दे दीजिए, तुरंत पेशेंट ठीक हो जाएगा। परंतु अपक्वावस्था या नए में देंगे आप, तो वह पिंपल्स को बढ़ा देगा और अन्य प्रकार के रोग भी उत्पन्न करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। हाँ जी सर। यस सर। ठीक है। अब सिद्धांत चौथा, सिद्धांत चौथा क्या है, स्थिरत्व और अस्थिरत्व। अब दोष क्या हो रहा है, अगर दोष अस्थिर है, टिक नहीं रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि इसमें पित्त का संसर्ग है। अस्थिर दोष में किसका संसर्ग होता है, अस्थिर दोष में किसका संसर्ग पित्त, होता है, पित्त दोष। पित्त दोष का। पित्त दोष का संसर्ग होता है, ठीक है ना। अब अस्थिर दोष में पित्त का संसर्ग होता है। और विटिलिगो, आपको मैंने एक स्लाइड दिखाई थी और उसमें ट्राइक्रोमिक चेंजेस दिखाई दे दिए थे। तब डॉक्टर स्वाति ने मेरे से पूछा था कि सर इसको जरा समझाइए, मैंने कहा ये आगे मैं समझाऊंगा। अब विटिलिगो में ट्राइक्रोमिक चेंजेस दिखाई देते हैं। एक तो त्वचा का वर्ण, दूसरा श्वेत्र का वर्ण, तीसरा त्वचा और श्वेत्र का धुंधला वर्ण। अब त्वचा का भी वर्ण जो है वो धुंधला है और ल्यूकोडर्मिक चेंजेस भी जो है वो आपको धुंधले दिखाई दे रहे हैं। इट मींस कि दोष अस्थिर है। या तो आपको त्वचा का वर्ण दिखाई दे, दोष स्थिर है।
आपको क्लियर कट श्वित्र का वर्ण दिखाई दे रहा है, दोष स्थिर है, लेकिन आपको इस थोड़ा सा स्किन का कलर और थोड़ा सा चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है, तब दोष जो है वह अस्थिर है। और जो अस्थिर जब दोष होता है, उस व्याधि के लक्षण जो हैं वो बहुत तेजी से फैलते हैं। ठीक है, अस्थिर व्याधि के लक्षण जो हैं वो कैसे होते हैं, क्योंकि पित्त का संसर्ग होता है इसलिए वह बहुत तेजी से फैलते हैं। समझ गए आप मेरी बात को? जी हाँ जी। ठीक है, अब क्या होता है कि इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि अस्थिर दोष है, पित्त का संसर्ग है। जब अस्थिर दोष है, आपको पता चल गया, और अस्थिर दोष है, और क्या है, पित्त का संसर्ग है, इस स्थिति में आप बाकुची मत चलाना, ज्योतिषमती तेल मत लिख देना, तीक्ष्ण लेप मत लिख देना, स्वयंभू गुग्गुल मत चला देना, रस माणिक्य मत लिख देना, नहीं तो डिसीज बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? क्या कह रहा हूं मैं, कि जब ट्रांजिशन फेज जी में सर। आपको डिसीज दिखाई दे रही है, दोष अस्थिर है, या दोष तेजी से फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, उस अवस्था में बाकुची, ज्योतिषमती, स्वयंभू गुग्गुल, रसमाणिक्य, इस प्रकार की हड़ताल, ऐसी व्याधियों का, ऐसी ड्रग्स का प्रयोग मत करना, नहीं तो यह बहुत तेजी से आपकी डिसीज को बढ़ा देगी। ठीक है ना? तो ऐसी व्यवस्था से क्या होगा कि आपने देखा कि भैया आपने तो श्वेत्र पूरा कर दिया पहले, नहीं तो एकदम तेजी तेजी से बढ़ गया। ठीक है ना? तो जो बायोकेमिक चेंजेस मिल रहे हैं, मतलब त्वचा का वर्ण, श्वेत्र का वर्ण, ये तो स्थिर प्रकार का श्वेत्र है, परंतु जिनमें धुंधला दिखाई दे रहा है वह, तो जहां पर आपको स्थिर कुष्ठ दिखाई दे रहा है, तो वहां पर आप रसमाणिक्य का प्रयोग कीजिए, स्वयं गूगल गूगल का प्रयोग कीजिए, पैच आपको अच्छा दिखाई दे रहा है, यू कैन डू। ठीक है ना? परंतु अगर आपको, आपने ट्रांजिशन फेज में या फैलती हुई फेज में रसमाणिक्य या स्वयंभू गुग्गुल या बापूजी का प्रयोग किया, तो वो आपको उल्टा परिणाम देगी। नंबर 2, कि कई बार क्या होता है, सोरियोसिस जो होती है वो बहुत तेजी से बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब सोरियोसिस बहुत तेजी से बढ़ती है, तो सोरियोसिस के रोग में 7 से 8 दिनों में रोगी कहता है कि जी मेरे को तो 7-8 दिन में ही सर पर, छाती पे, यहाँ पर जो है एकदम वो आ गई है सर, खुजली आ गई है। तो इसे अस्थिर जानकर, तो तुरंत है ना, एकदम नहीं चला देना, ये लो नहीं, सौम्य औषधि का प्रयोग करना। किसका प्रयोग करोगे? सौम्य औषधि का। और पहले उस अस्थिर को स्थिर करने का प्रयास करना। इस अवस्था में क्या करना, उसको एक माइल्ड लग्जेटिव दे देना, कि भाई ऐसा करो कि आप है ना, ये स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण लो, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। समझ रहे हो मेरी बात को? जी सर। तो क्योंकि अस्थिर अवस्था में क्या है, वात पित्त है, ये तुरंत धातु पाक को उत्पन्न कर देती है। आपने और ऐसी औषधि चला ली होगी, आपको तो पता नहीं, बोले 7 दिन में बढ़ा है, ओहो जल्दी ठीक करते हैं, तुरंत आपने बाकुची, पंचतिक दर्द को गुल फलाना लिख दिया, 3 दिन बाद बोला डॉक्टर साहब मर गया मैं, तो आपने क्या लिख दिया। घबराना नहीं, पहले तो देख लेना कि तेजी से बढ़ा है। इस अस्थिर दोष को पहले स्थिरत्व का देने का प्रयास करना, पाचन दे देना, और स्वादिष्ट स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि इसमें तीव्रत भी है और गंधक भी है, दोनों जो है वो आपस में मिलकर त्वचा की सामता को ठीक करने का प्रयास करते हैं, और रोगी के लक्षणों को भी कमोवेश काफी कम कर देते हैं। सर इसमें रक्त मोक्षण भी कर सकते हैं? रक्त मोक्षण से डॉक्टर साहब इतना लाभ नहीं मिलेगा आपको। रक्त मोक्षण का अगर आप देखेंगे कि आपने जड़ों का लगाई, तो जी दोष जब अस्थिर है, पित्त का संसर्ग तेजी से आशुकारिता की अवस्था में, जब पूरे शरीर में दोष का आवागमन हो रहा है, तो एक जगह से, लोकलाइज्ड अवस्था से आप रक्त मोक्षण करेंगे तो वो लाभदायी नहीं। इस ठीक है अवस्था सर। में विरेचन जो है वो लाभदायी है। क्यों? क्योंकि वो लिवर में स्थित जो विगुण रक्तपित्त है,
जो पित्त का मल है उस कीट को निकालने का प्रयास करेगा। जी ठीक है ना। तो व्याधि की अस्थिर अवस्था में सौम्य चिकित्सा करते हुए जब स्थिर अवस्था को प्राप्त हो जाए, फिर तीक्ष्ण बलवान औषध प्रयोग कर लेना। फिर आप चला देना अपना रसमाणिक्य, गंधक रसायन, आरोग्यवर्धनी वटी, जो आप चाहें। इसके बाद सर एक्सक्यूज मी सर। हम्म सर जैसे ये श्वेत्र रोग में देखते हैं कि सर जनरली मैंने देखा है जो बच्चों में है सर, ये मिल्की से कलर का होता है, हम्म वाइटिश सा बिल्कुल। तो हम्म सर इसमें मतलब वो हम जैसे हम अस्थिर अवस्था समझें तो ब्राउनिश मतलब वो स्किन साथ में होएगी। हम्म वो भी बता दूंगा डॉक्टर साहब। आपको सिर्फ इतना समझना है, आपको वो स्टेज भी दिखा दूंगा कि जहां पर आपको वो मैंने पहले उसकी ट्राइकोमिक चेंजेस आपको दिखाए भी थे। मैं आपको दोबारा स्थिर दिखा दूंगा अवस्था। कि वो किस प्रकार से आपको कहाँ पर तो वो फैलता हुआ है, क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें स्किन और जो श्वित्र है उसकी ओवरलैपिंग दिखाई देगी आपको। ठीक है। और वह तेजी से जी शरीर सर। में बढ़ रहा हो। ठीक है सर। इतना क्लियर है आप सबको? जी। जी। सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब उसके बाद कब और कौन से लेप का प्रयोग करना चाहिए? दोष अल्प हो, व्याधि नहीं हो, तो आप केवल क्षमन चिकित्सा दे दीजिए, बाह्य लेपन की भी आवश्यकता नहीं होती। या कई बार क्या होता है, केवल बाह्य लेपन ही देने से हल्का सी कोई फुंसी दिखाई दे रही है या हल्की सी कोई रेडनेस दिखाई दे रही है, तो शतधौत द्रुत दे दिया या कुमकुम आदि लेप दे दिया। किसी प्रकार के लेप से अल्प दोष में उपशय मिल जाता है। लेकिन व्याधि यदि चिरकारी है, गंभीर है, बलवान है, तो लेप प्रयुक्त करते समय कुछ सावधानियों को बरतना चाहिए। क्या लेना है? कौन सी सावधानियां? कि यथा योग्य शोधन के बाद ही, शोधन करने के पश्चात ही लेप का प्रयोग करना है। आमावस्था में लेप का प्रयोग नहीं करना है। अगर शोधन ना करते हुए तीक्ष्ण लेप प्रयुक्त किए गए तो व्याधि जो है वह शीघ्र अतिशीघ्र बढ़ जाती है। अनेक बार चिकित्सा से उपशम मिलने के बाद, मतलब रोगी ठीक हो रहा था, आपने कहा अब मैं ना आपको एक लेप देता हूं, और आपने कहा डॉक्टर साहब वो 3 दिन 5 दिन 7 दिन जो आपने दवाई दी थी उससे तो ठीक हो रहा था, ये बाद में गड़बड़ हो गई। तो जब इस प्रकार का देखे तो कई बार उपशय मिलने लग जाता है और अपन लेप चला देते हैं और गड़बड़ हो जाती है। ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है। फिर उसके बाद प्रभूत दोष दृष्टि आपको में शमन चिकित्सा से केवल दोष दृष्टि में कमी आती है। मतलब दोष बहुत बड़ा हुआ है और आप दवाई दिए जा रहे हैं, तो केवल दोष कम हो रहा है परंतु संप्राप्ति का विघटन नहीं हो रहा। पूर्ण रूप से निर्हरण से ही दोष जो है वो ठीक होगा। शेष दोष के लिए शमन व बाह्य लेप से फायदा होता है। प्रथमा व्याधि अवस्था, दोषावस्था के अनुसार सौम्य लेप प्रयुक्त कर सकते हैं, लेकिन तीक्ष्ण लेपों का उपयोग शोधन चिकित्सा के बाद ही करना चाहिए। ठीक है। इतना ये लेप के बारे में ध्यान रखना है। और छठवां सिद्धांत जो है वो क्या है? शोधन चिकित्सा। पक्षात पक्षात छर्दनान्यभ्य पेयात मासात मासात शोधनान्यपि अधहतात शुद्धि मूर्धनि स्यात् तीरात्रात् षष्ठे षष्ठे मासस्य असृग्नम मोक्षणम च। मतलब 15-15 दिन के बाद क्या करना है? वमन देने का निर्देश। क्योंकि हमने कहा था कि आप इफ यू आर ट्रीटिंग ल्यूकोडर्मा एंड सोरियोसिस, एक तो उसमें दोषानुबंध दीर्घकालीन व्याधि है, चिरकालीन व्याधि है और प्रभूत दोष की अवस्था है,
तो 15-15 दिन में वमन करने का निर्देश, ठीक है ना। और फिर मासात शोधन, फिर एक एक महीने पर विरेचन करने का, हर तीसरे दिन नस्य का, और हर छठे मंथ पे रक्तमोक्षण का निर्देश किया गया है। इस प्रकार से आपको ध्यान में देना चाहिए। परंतु प्रैक्टिस में मैंने ये देखा है कि आप वमन देते हैं या विरेचन देते हैं। इफ यू आर ट्रीटिंग सोरियोसिस और ल्यूकोडर्मा, तो आप क्या कीजिए कि 3 महीने में एक बार जो है वो शोधन दीजिए, चाहे वो आपको वमन देना है, चाहे वो विरेचन देना है। नस्य का प्रयोग जो है वो आप 3-3 दिन पे लगातार करते रहिए, वो ठीक है। और जो रक्त मोक्षण है वो आप 1 महीने में ही कर लीजिए, अगर कहीं पर पैच आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो। परंतु शोधन का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि ब्लड जो है वो 3 महीने में एक बार चेंज होता है। तो रोगी का उपशमन हो भी गया है तो भी आप उसको 3 महीने में एक बार शोधन दे दीजिए, ताकि व्याधि जो है वो पुनर्भव की अवस्था में ना आए, ठीक है। ये हो गया अपना शोधन का। अभी शोधन के बारे में क्योंकि और विशेष चिकित्सा बात करनी है कि कौन कौन सी अवस्था में कौन सा शोधन, कौन सी ड्रग कितनी मात्रा में देनी है, उसके लिए एक अलग से शोधन चिकित्सा के ऊपर लेक्चर ले लेंगे। अभी सिद्धांत के बारे में बता दिया कि क्या सिद्धांत रहना चाहिए। फिर उसके बाद जो सिद्धांत 7 है, जो विशेष चिकित्सा है प्रच्छन्न क्षार, कि सोरियोसिस और एक्जिमा जब पुराने हो जाते हैं तो वो अस्थिर नहीं रहते। वो कैसे हो जाते हैं? वो स्थिर हो जाते हैं। समझ गए आप मेरी बात को? ठीक है। जब सोरियोसिस और जी सर। एक्जिमा पुराने हो गए तो वो कहते हैं अस्थिर नहीं रहते, इसलिए उसमें स्थिर कुछ नहीं रहते। विशिष्ट विशिष्ट चिकित्सा करनी पड़ जाती है। अनेक वर्षों से व्याधि त्वचा पर विद्यमान है, तब विशेष चिकित्सा अनिवार्य हो जाती है। ऐसा महर्षि चरक चरक चिकित्सा 7 में लिखते हैं। 50 से 53 नंबर का श्लोक देखेंगे तो वहां पर उन्होंने इस प्रकार की चर्चा कर रखी। शोधन जरूरी होता है, पर उसके साथ स्नेहन, स्वेदन, लेखन और प्रछन्न करना। क्यों करना प्रछन्न? हम प्रछन्न पर ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते? कि हमको इतना उसका महत्व नहीं लगता। लेकिन अब हम जब एनाटॉमी देखें और एनाटॉमी में देखें तो जो पुरानी व्याधियां हो गई हैं उनमें उनकी जो, अगर आप स्किन देखेंगे, जो इपिडर्मल लेयर देखेंगे तो वो कठिन हो जाती है। तो आपके किसी भी प्रकार का लेप का, किसी भी प्रकार के बाह्य लेप का, इवन दो की जो आपने ड्रग लिख रखी है, उस ड्रग का भी उस स्थान पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वह उस टारगेट ऑर्गन तक या उस एपिडर्मल लेयर को पार नहीं कर पा रहे। प्रछन्न करने के पश्चात, जैसे आपने प्रछन्न दिया, तब आप भल्लातक और ज्योतिषमती तेल का प्रयोग करेंगे, तीक्ष्ण लेपों का प्रयोग करेंगे तो व्याधि तुरंत लाभ देती है। बार बार शोधन और बार बार प्रछन्न करने की आवश्यकता हो सकती है। प्रछन्न 20 से 25 दिनों बाद पुनः पुनः प्रयुक्त कर सकते हैं। और प्रछन्न क्रम के, जब आप प्रछन्न क्रम कर दें तो तीक्ष्ण लेपों का प्रयोग करें। तो इस प्रकार से व्याधि के उन्मूल निर्मूल होने की जो है संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से अगर हम इन सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, त्वचा रोगों की यशस्वी चिकित्सा यदि आपने करनी है, दोषों की सामता और निरामता का ध्यान रखिए, पक्वावस्था और अपक्वावस्था का ध्यान रखिए, शमन का, शोधन का, पंचकर्म का, कब और कितने समय, और लेप का किस प्रकार से उपयुक्त करना है, पाचन, लेपन, प्रछन्न आदि प्रयोग किस प्रकार से करने हैं और कैसे करने हैं और किस प्रकार से करने हैं। अभी हमने सिद्धांत देख लिए हैं, कब करने हैं, किस प्रकार से करने हैं, इनका भी हम प्रत्येक व्याधि के अनुसार देखेंगे। आज के लिए ही इतना रखते हैं, ठीक है जी। जी सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक शुक्रिया यू सर। सर। शुक्रिया। ओके, टेक केयर।